Hello friends, this is Yasmin Sarnarjun and today we are going to discuss a very important topic of ADR. ADR means Alternative Dispute Resolution, and today we will discuss Arbitration and Conciliation Act 1996. And when we talk about the arbitration, and we all are aware that arbitration is a part of ADR, then the most important question arises: what is ADR? That is known as Alternative Dispute Resolution. ADR is a mechanism to resolve the disputes outside the courts, because the traditional justice system or the proceeding of the judiciary is very expensive and time consuming. If we talk about the types of ADR, it may be arbitration, conciliation, negotiation, mediation, section 89 of Civil Procedure Code, plea of bargaining provided under Criminal Procedure Code, and Lok Adalat. Today we will discuss the concept of arbitration. Arbitration, conciliation, foreign awards, these concepts are dealing with Arbitration and Conciliation Act 1996. अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन की या कंसिलिएशन की, तो एक एक्ट है ये द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, जो आज की डेट में डील करता है आर्बिट्रेशन को, कंसिलिएशन को, फॉरेन अवार्ड को, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, न्यूयॉर्क कन्वेंशन हो गया, इन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब अगर हम इस एक्ट की बात करें, 96 में ही आया, लेकिन इससे पहले 3 एक्ट इन लॉज को लेके हमारे यहाँ पहले से थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ बनाया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है तो उससे पहले वो काम हो रहे नहीं होते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया 1872 में, तो ऐसा नहीं है कि 1872 से पहले, उस एक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं थे, होते थे, लेकिन वो सब चीजें कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं थी, एक जगह नहीं थी। तो इससे पहले यहाँ पे भी एक्ट थे कुछ, एक था द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, एक था आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, और एक था फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961। इन सब एक्ट्स को कंसोलिडेट कर दिया गया 1996 में, और एक ही एक्ट बना दिया गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसका ऑब्जेक्ट अगर आप एक्ट का देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम इस एक्ट को बना रहे हैं कंसोलिडेट करने के लिए। किन चीजों को? कि जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है, फॉरेन अवार्ड्स है, या कंसिलिएशन से रिलेटेड कुछ लॉ जो है उन सबको हम कंसोलिडेट करते हैं। तो ये एक्ट बन के आया। अब 1996 का ये एक्ट है, इसका एक्सटेंट द होल ऑफ इंडिया है। अगर इस एक्ट के बारे में बात करें तो ये पूरा एक्ट जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। द होल एक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इज डिवाइडेड into 4 parts. Part 1 provides a provision relating to arbitration. Total 10 chapters, section 1 to 43. Part 2 talks about enforcement of certain foreign awards. Geneva Convention, New York Convention. 2 chapters, section 44 to 60. Part 3 gives the provision about conciliation, section 61 to 81. And part 4 is supplementary, section 82 to 86 and 7 schedules. तो अगर हम देखें तो ये पूरा जो एक्ट है, इसको अगर हम देख लें तो ये 4 पार्ट्स में दिया गया है। इसका पहला पार्ट आर्बिट्रेशन की बात करता है, जिसमें टोटल 10 चैप्टर है, सेक्शन 1 to 43 आर्बिट्रेशन की बात करता है। जनरली हम कह सकते हैं ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात करता है। पार्ट 2 जो है ये इन्फोर्समेंट की बात करता है, कुछ फॉरेन अवार्ड्स के, जैसे हमने बताया जिनेवा कन्वेंशन हो गया, न्यूयॉर्क कन्वेंशन हो गया, तो इन सब की बात करता है, और ये सेक्शन 44 to 60 डील करता है। पार्ट 3 कंसिलिएशन को लेकर बात करता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कैसे क्या होगी। सेक्शन 61 से 81 तक दिया गया। पार्ट 4 में कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस दिए गए हैं।
82 से 86 तक ये है और 7 शेड्यूल इसमें दिए गए हैं। अब हम इस एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे केवल पार्ट 1 की, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जैसे आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, आर्बिट्रल अबॉर्ड क्या है, आर्बिट्रेटर कौन होता है, तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्बिट्रेशन से कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। आर्बिट्रेशन के लिए कहा जा सकता है कि ये एक मेथड होता है जिसमें मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है आउटसाइड द कोर्ट्स बाय द पार्टीज, कि पार्टीज के द्वारा अगर किसी मैटर को आउटसाइड कोर्ट्स हम रिजॉल्व करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेशन कहलाता है। किसके द्वारा ये सॉर्ट आउट किए जाते हैं? ये मैटर सॉर्ट आउट किए जाते हैं बाय ए न्यूट्रल थर्ड पर्सन। अब ये जो न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है यही आर्बिट्रेटर कहलाएगा और इसका जो डिसीजन होगा ये आर्बिट्रल अवॉर्ड कहलाएगा और ये बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। तो ये तो हुआ कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। अब इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखिए, अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन टू इंडियंस देन, और वो उस डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन को लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट हुआ है, एक इंडियन कोई पर्सन है और दूसरा जो है वो फॉरेनर्स है, तब ये जो डिस्प्यूट्स अगर आप लेके जाएंगे तो वो आप इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं। अब इसके जो डेफिनेशन क्लॉज है इस एक्ट का, इस एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन भी दी है इन्होंने, और वो डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे कोई इंडिविजुअल हो गया जो फॉरेन का है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो गई फॉरेन की है, या कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है वो फॉरेन से ज्यादा हो रहा है, या कोई फॉरेन का कंट्री ही है, तो ये सब माने जाएंगे। 4 पॉइंट्स इसमें दिए हैं कि ये जो है ये फॉरेन से है, तो जो आर्बिट्रेशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे यूज होता है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। जब आप सीट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करेंगे तो कभी पूछ देते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन एंड सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, कि वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है और सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है। कि वेन्यू का मतलब यही है कि किस प्लेस पे आप आर्बिट्रेशन करेंगे, अपना आर्बिट्रेटर किस प्लेस पे काम करेंगे, जो जुरिडिक्शन किस प्लेस पे होगा, किस जगह पे होगा। जब भी टर्म यूज किया जाता है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब ये समझ लीजिए आप कि जिस भी जगह पे ये सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा उस जगह का जो लीगल सिस्टम है वो एप्लीकेबल हो जाएगा उस आर्बिट्रेशन के ऊपर। ये सीट ऑफ आर्बिट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक इंडियन का पार्टी है, दूसरी है इंग्लैंड की या दूसरे फॉरेन कंट्री की, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और ये उसको आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहते हैं, तो ये मूव करेंगे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे पहले ये डिसाइड होगा कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, और अगर ये डिसाइड हो गया कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया होगा, इट मीन्स all the legal system of India will be applicable on that particular arbitration। तो seat of arbitration इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इन्होंने डिफाइन किया है कोर्ट को डेफिनेशन क्लॉज में कि कोर्ट का क्या मतलब आएगा। तो इन्होंने कहा है कि कोर्ट मीन्स अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। अब प्रिंसिपल सिविल कोर्ट क्या होगा? तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा, आप ऐसे समझ लीजिए बहुत इजी वे में, एक्चुअली में कोर्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है पहले तो ये समझ लीजिए। सेक्शन 9 इंटरम रिलीफ की बात करता है, कुछ गार्जियन किसी का अपॉइंट करना है, कस्टडी किसी को देनी है, प्रॉपर्टी को लेके कोई अगर है कि उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए कोई डिसीजन लेना है, रिसीवर अपॉइंट करना है, तो इन सब के लिए ये इंटरम रिलीफ दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 में। और जनरली जो ये अवॉर्ड होता है, जो डिसीजन होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, ये अपीलेबल नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 37 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस दी गई जिसमें अपील की जा सकती है, तो इसलिए कोर्ट का इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब कोर्ट इस एक्ट में मतलब क्या होगा? तो उसका सीधा मतलब है, अगर ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए
जो कोर्ट का मतलब होगा वो या तो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या होगा हाई कोर्ट, जब वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में काम करता है। ऐसे ही अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की आप बात कर लीजिए तो कोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, बस ये है कि इसको एक साथ अगर आप लिखते रहेंगे तो और अच्छा आपका तैयार हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, कि एग्रीमेंट होता क्या है। यहां पे हमको क्या देखना है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। बट अगर हम पहले एग्रीमेंट की बात कर ले, व्हाट इज एग्रीमेंट, देन वी ऑल आर अवेयर दैट एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E of Indian Contract Act and which provides that promise or group of promises forming consideration to each other is agreement। कि कोई भी प्रॉमिस या ग्रुप ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट होगा। अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि किसी चीज के बदले में कोई भी चीज आपने ली तो वो कंसिडरेशन हो जाता है। प्रॉमिस, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये सब कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए हैं तो यहां से समझ में आता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। लेकिन यहां पे हमको देखना है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफाइन कहां पे है, तो देखिए डेफिनेशन क्लॉज में अगर कोई टर्म दिया गया है तो हम यही कहते हैं कि पहले हम यही बताएंगे कि सेक्शन 2(1)(b) डिफाइन करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट। बोले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का वही मतलब है जो सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, और ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 2(1)(b) में लिखी है। यानी कि अब हमको सेक्शन 7 देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टी या पार्टीज, दोनों पार्टी होंगी, सबमिट कर देते हैं अपने किसी डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन को, किस लिए सबमिट कर देते हैं कि वो उसको रिजॉल्व कर दे। अब जो डिस्प्यूट है ये भी हो सकता है कि वो डिस्प्यूट अराइज हो चुका हो, ये भी हो सकता है कि वो डिस्प्यूट अभी अराइज ना हुआ हो, फ्यूचर के लिए हम ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं। और ये चीजें किससे निकल के आनी चाहिए, ये लीगल बाइंडिंग से निकल के आनी चाहिए। पार्टी जो बाइंड हुआ है वो लीगली बाइंड होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर मिल जाती हैं तो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 7 में। अगर हम सेक्शन 7 की वेयर लैंग्वेज पढ़ें तो वो कहती है एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल आर सर्टेन डिस्प्यूट्स। सभी डिस्प्यूट्स उनको सबमिट कर सकते हैं या कुछ डिस्प्यूट सबमिट कर सकते हैं, विच हैव अराइजन और विच मे अराइज, या तो जो अराइज हो चुके हैं या जो फ्यूचर में अराइज होंगे, बिटवीन देम इन अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। अब ये जो है वो डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप में होता है। तो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 7 में। अब अगर हम ये देखें कि इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इसमें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो इसमें पहली चीज तो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। While we all are aware that under Indian Contract Act, any agreement may be oral or in writing. But for the purpose of this very act, the agreement must be in writing. First thing, agreement must be with the consent of all the parties. And whenever we talk about the consent, then consent means whenever two or more than two persons agreed upon the same thing in the same sense, then it is called a consent. And not only consent, but it must be a free consent. And a consent is called to be free when it has not been caused by coercion, undue influence, fraud, mistake, misrepresentation. There must be a legal relationship between the parties. There must be a dispute between the parties. अब डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो भी चुका हो सकता है, वो अराइज हो गया हो या फ्यूचर में अराइज होना हो, और उस एग्रीमेंट में पार्टीज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हो कि वट एवर द डिसीजन विल बी प्रोवाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर, वी विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन। मीन्स अवार्ड मस्ट बी बाइंडिंग टू द पार्टीज।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आर्बिट्रेबिलिटी, आर्बिट्रेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अब आर्बिट्रेबिलिटी का मतलब आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा कि एडीआर का कॉन्सेप्ट आया क्यों। एडीआर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत ज्यादा प्रेशर ले गए लोगों को लेना पड़ रहा था। ये सब इसलिए होता था क्योंकि वहां का प्रोसीजर बहुत ज्यादा रिजिड था, सीपीसी सीआरपीसी इन सबको फॉलो करना पड़ता था। तो ये ऑल्टरनेट है, और ऑल्टरनेट कभी भी पूरे के पूरी चीज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आर्बिट्रेशन और इन सब से जो है कोर्ट का काम ही खत्म हो जाएगा। मींस केवल कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं आर्बिट्रेशन में आने के लिए, सब मैटर नहीं कर सकते। आप मर्डर का केस है, आपको हम आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे नहीं। तो आर्बिट्रेबिलिटी का मतलब होता है कि स्पेशली जो बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, वो इसमें आते हैं। बाकी जैसे अगर हम बात करें तो क्रिमिनल केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल हो गए, गार्जियनशिप से रिलेटेड हो गए, या आप बात कर लो टेस्टामेंट्री हो गए, मॉर्गेज को लेके हो गए, तो ये सभी चीजें जो है वो इसमें कवर नहीं होती हैं। इसमें केवल कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स ही आ सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया है मॉर्गेज। अब मॉर्गेज क्या होता है? वैसे तो आप प्रॉपर्टी लॉ में ये पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टर्म आया है तो समझने के लिए हम आपको बता दें। डेट मे बी ऑफ टू टाइप्स, सिक्योर्ड डेट एंड अनसिक्योर्ड डेट। जो डेट या कर्ज होता है ये दो तरह से हो सकता है, या तो वो सिक्योर हो जाता है या वो अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड तब होता है जब उस डेट के बदले में हमने किसी को कुछ दिया हो, उसकी सिक्योरिटी दी हो। अब सिक्योरिटी में भी ऑफ टू टाइप्स, सिक्योरिटी में बी मूवेबल, सिक्योरिटी में बी इमूवेबल। If the security is in the form of movable property, then it is called pledge. But if the security is in the form of immovable property, then it is called mortgage. ये सब प्रॉपर्टी लॉ में आप पढ़ेंगे। दूसरा सिग्नेचर होना चाहिए। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे आप जब भी बनाएंगे तो उस पे पार्टीज के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने बताया 1996 के बाद 15 में और 2019 में काफी अमेंडमेंट हुआ है इसमें। और आज का जो सिनारियो है ये बहुत ज्यादा इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों को है, तो इसके लिए आगे इन्होंने बताया भी है कि इन राइटिंग का मतलब क्या होगा। इन राइटिंग का मतलब अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जैसे कि एक्सचेंज ऑफ लेटर हो गया, ये भी आ जाएगा, टेलेक्स हो गया, टेलीग्राफ हो गया, मेल हो गया, तो ये सब इन राइटिंग में मान लिया जाएगा। तो जैसे अगर आप मेल करते हैं तो इन सब के लिए सिग्नेचर की जो ये कंडीशंस है इसका पूरा होना जरूरी नहीं है, एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन गया हमारा, तो वेदर देयर में बी एनी चांस टू टर्मिनेट दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्या इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, एग्रीमेंट हमने कर लिया, बट पार्टीज अगर एग्री कर जाए म्यूचुअली तो इसको टर्मिनेट कर दे। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। अब मान लो अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया है तो फिर उसके साथ जो अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने कि हम अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से भी देख लेंगे। भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो जाता है, कभी कभी कोई लॉ ही ऐसा आ गया कि आपको वो टर्मिनेट करना पड़ गया। डेथ के केस में, डेथ के केस में आप समझ लीजिए कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे डेथ के केस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। इंडिया में नहीं होता है क्योंकि इंडिया में लीगल आयर्स आ जाता है, वो अपना रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया टर्मिनेशन को लेकर। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इसके दो तरीके के हो सकते हैं। एक आर्बिट्रेशन क्लॉज कहलाता है, एक सबमिशन एग्रीमेंट और सेपरेट एग्रीमेंट कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक ले रहे हैं कि दो लोग हैं ए और बी। ए और बी ने क्या किया, ए एंड बी इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि whenever there is any dispute then we will not go towards the court but we will prefer arbitration for the settlement of disputes। बोले हम आर्बिट्रेशन को प्रिफर करेंगे। तो ए और बी ने क्या किया, एग्रीमेंट किया कोई। अब मान लीजिए यहां पे एक तो हो सकता है कि ए और बी ने मिलके क्या किया, भाई कोई डिस्प्यूट होगा तब जब आप कोई काम करोगे। तो
ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला, उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाई। अब एक तो ये तरीका हो सकता है कि उस पार्टनरशिप डीड में ही एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा दिया जाए कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन को मूव करेंगे, या ये हो सकता है कि ये पार्टनरशिप डीड तो पहले बन गई, बाद में जाके ये अलग से सेपरेट एग्रीमेंट कर ले। तो जो ये होता है ये दो तरीके का कहा जाता है। एक होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लॉज लगा दिया गया आर्बिट्रेशन का तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज हो जाएगा, और अगर उसने सेपरेट कोई एग्रीमेंट किया है तो वो सेपरेट एग्रीमेंट या सबमिशन एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये इसके टाइप्स की भी बात हो गई। अगर हम देखें तो आर्बिट्रेशन हो गया, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया, कोर्ट देखा, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन देखा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, कब टर्मिनेट होता है। अब हम देखेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है। अब देखिए हमने जैसे अभी एक इलस्ट्रेशन लिया कि ए एंड बी जो है एग्रीमेंट करते हैं, कहते हैं हम कहां जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये कहें कि ठीक है हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आर्बिट्रेटर के इस समय भी अपॉइंट कर सकते हैं और बाद में भी जाके अपॉइंट कर सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, उसका नाम दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, वो एक अलग की चीज है। अब ये आर्बिट्रेटर तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया, अब ये आर्बिट्रेटर जो है यही अगर एक आर्बिट्रेटर है तो एक से ज्यादा है तो ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स इज कॉल्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये जो आर्बिट्रेटर हैं इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कह देंगे। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की मीनिंग की बात करें तो यही मीनिंग हो गया। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात कर लें कि अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है या कौन पर्सन एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है, तो ऑल पर्सन्स हु आर कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी आर्बिट्रेटर। हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है वो आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कैपेबल है, इसके लिए आप देखिए सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, उसको जो है वो लीगली डिस्क्वालिफाइड ना किसी लॉ ने किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो अगर वो कैपेबल है तो वो हो सकता है। अब हम बात करें कि इसका नंबर क्या होगा, कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं, तो सेक्शन 10 इस बारे में बात करता है कि जो नंबर होंगे ये डिसाइड पार्टीज कर लेंगे। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स बट इट शुड नॉट बी एन इवन नंबर। इवन नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए जिससे कि मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो निकल के आ जाए, उसमें कोई खास चीज नहीं है। अब प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट करने का, तो प्रोसीजर देखिए पहली बात तो यही है कि म्यूचुअली आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर गए कि मिस्टर एक्स को आर्बिट्रेटर बना देते हैं तो आप कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको एक से ज्यादा करने हैं, अब एक से ज्यादा करने हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लीजिए कि 3 करने हैं आपको, तो 3 करने के लिए अब क्या होगा, मान लीजिए एक ए हो गया एक बी हो गया, म्यूचुअली ही मान लो आपने कर लिया, ठीक है एक्स वाई जेड हमारे आर्बिट्रेटर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो नहीं आदमी कहता है कि ठीक है भाई हम अपने हिसाब से चुनेंगे, आप अपने हिसाब से, हम सबके बाद आपके ही क्यों मान ले, तो ए अपना आर्बिट्रेटर चुन लेगा, बी अपना आर्बिट्रेटर चुन लेगा। मान लीजिए ए ने चूज कर लिया एक्स को और बी ने चूज कर लिया वाई को। अब एक्स और वाई ये दोनों मिलके जेड को अपॉइंट करेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन इस केस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मान लीजिए ए ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, ए ने अपना आर्बिट्रेटर एक्स को अपॉइंट कर लिया 1 तारीख को, इसका नोटिस दे दिया उसने 1 तारीख को ही मान लीजिए बी को। अब बी को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था, बी अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ही नहीं रहे हैं, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि ए ने एक्स को अपॉइंट कर लिया, बी ने वाई को अपॉइंट कर लिया, अब एक्स और वाई मिलके थर्ड को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में क्या होगा। तो इसका अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो इसका सोल्यूशन जो दिया गया है वो सेक्शन 11 में दिया गया है इसी एक्ट के।
सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 जो है वो इस सोल्यूशन की बात करता है और ये टाइम दिया है विद इन 30 डेज, यानी दोनों में से कोई भी केस हो, अगर एक पर्सन ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, दूसरे को नोटिस दे दिया है, तो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। अगर उसने नहीं किया तब, या दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए या इन दोनों ने मिलकर तीसरे को अपॉइंट नहीं किया है, जैसे दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए 1 तारीख को, तो जिस दिन दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए उसके 30 दिन के अंदर जो है इनको तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। अगर ये फेल कर गए दोनों लोग तब क्या होगा? तब ये कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से कह सकते हैं कि आप हमारे लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। अब कोर्ट में किस कोर्ट में जाएंगे ये भी क्वेश्चन राइज होता है। अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो ये हाई कोर्ट जाएंगे, अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तब ये सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही काम करता है, यहाँ पे ये भी है, दिया हुआ है कि या तो हाई कोर्ट और द ऑथोराइज्ड पर्सन बाय द हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया हो, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और ऑथराइज पर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ अथॉरिटी को पहले ही बता देते हैं कि ये आर्बिट्रेशन अगर ऐसी कोई चीज आती है तो ये आपका अपॉइंट करवा देंगे। तो ये तो हमारा हो गया आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि केवल पार्टीज के ये कह देने से कि एक्स हमारे आर्बिट्रेटर होंगे, आर्बिट्रेटर एक्स नहीं बन जाएगा। एक्स का कंसेंट मिलना जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्स अपना कंसेंट नहीं देगा तब तक वो आर्बिट्रेटर भी नहीं होगा। ये भी सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको नया या कुछ टेक्निकल लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर, कि क्या आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया है तो ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो कब किया जा सकता है? सब्स्टिट्यूशन या रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर हो सकता है, एक तो वॉलंटरली हो सकता है, अगर जो आर्बिट्रेटर है वो खुद अपनी इच्छा से कह दे कि अब हम आर्बिट्रेटर आपका नहीं बनना चाहते हैं, मना कर दिया उसने, या पार्टीज ऐसा कर ले म्यूचुअली, अगर पार्टीज ने कर लिया ठीक है मिस्टर एक्स जो है वो हमारे आर्बिट्रेटर अब नहीं होंगे, हम मिस्टर बाय को बनाएंगे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, और बाय द कोर्ट भी हो सकता है। और बाय द कोर्ट जब होता है तो ये सेक्शन 12 में होता है, आगे हम देखेंगे। सेक्शन 12 कहता है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया तो किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है आर्बिट्रेटर को। तो ये सिंपल से कुछ तरीके हैं जिसमें अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया है तो ये सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए चैलेंज करना हो हमको, किसी आर्बिट्रेटर को लेकर चैलेंज करना है। चैलेंज एक्चुअली में कब किया जाता है? जैसे देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि हम मिस्टर एक्स को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, तो मिस्टर एक्स का जो पार्टीज हैं उनके साथ या डिस्प्यूटेड मैटर में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका इंटरेस्ट होगा तो बायस्ड हो जाएगा डिसीजन। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अलाउ नहीं करता है कि कोई डिसीजन जो है वो बायस्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कुछ रूल्स होते हैं, दोज रूल्स मस्ट बी फुलफिल्ड एट एनी सिचुएशन। जैसे जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट अपीयर टू बी डन, justice delayed, justice denied, no one can be judged
इन हिज और हर ओन कोज। तो ये कुछ चीजें हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता है, किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होगा। या आप देखा होगा कि जो नेचुरल जस्टिस दो तरीके का होता है, एक रूल अगेंस्ट बायस, दूसरा ऑडी ऑर्टम पार्टम। अब फिर बायसनेस कई तरीके की होती है, वो आपने देखा है। नहीं तो धन पैसे से रिलेटेड हो सकती है, कोई किसी से रिलेशन हो सकता है, तो ये सब चीजें हैं। अब इस ग्राउंड पे क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे हम इलस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। भाई हम ले रहे हैं ए एंड बी ने एक्स को अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। अब ए को नहीं पता है कि बी के फादर ही है एक्स, नहीं पता था इसको, ए को, इन्होंने तो अपॉइंट कर लिया। अब यहां पे एक्स का एक इंटरेस्ट हो गया पार्टी से। अब इंटरेस्ट हो गया तो एक चांस बन जाएगा बायसनेस का कि एक्स जो है वो बायस्ड हो सकता है। अब दो कंडीशन यहां पे होंगी, या तो एक्स डिस्क्लोज कर दे अपने इस इंटरेस्ट को, एक्स ने बता दिया कि भाई हम फादर हैं बी के, इसलिए आप हमको आर्बिट्रेटर ना बनाओ, आप किसी और पर्सन को बनाओ। कल को आपको लगेगा कि लो बायस्ड हो गया। ए अगर कहता है कि नहीं, हमको पता है कि आप फादर हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो भी डिसीजन होगा हम मान लेंगे। मतलब कहने की है कि अगर जो भी इंटरेस्ट है आर्बिट्रेटर का, उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया, तो पार्टीज के ऊपर है वो चाहे उसको आर्बिट्रेटर बनाए चाहे ना बनाए, फिर भी बना दिया तो आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते, तो उसने तो डिस्क्लोज कर दिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसने नहीं किया डिस्क्लोज। अब अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो ये बायसनेस के ग्राउंड पे सेक्शन 12 में ये जो आर्बिट्रेटर है इसका वैलिड होना चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में। अब अभी हम देखेंगे कि ये कहां पे चैलेंज होगा। तो ये ध्यान रखिए कि इसका चैलेंज सबसे पहले तो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में किया जाता है, कि उस पर्सन को बता दिया जाता है कि भाई हमें ये लग रहा है कि आपका ये इंटरेस्ट है, और वहां से अगर रेमेडी उसको नहीं मिलती है तब फिर वो मूव करता है कोर्ट की तरफ। अब कोर्ट की तरफ ये होगा कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट में। इंटरेस्टिंग है काफी ये टॉपिक, अगर जो है इसको साथ में लिख लिया जाता है। और आज जितना हम डिस्कस किए ले रहे हैं, इससे ज्यादा पार्ट 1 में कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तब हाई कोर्ट। लेकिन इनसे पहले मूव कहां करेंगे आप, उसी आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में। यानी कि और चैलेंज कौन करेगा, ये नहीं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए, वो नहीं। मतलब पार्टीज ही चैलेंज कर सकती हैं, मींस पार्टीज करेंगी चैलेंज, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में पहले करेंगी। नहीं यहां से कोई हिसाब बनता है, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दीजिए, अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तब आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है तो सिंपल सा तब है सिंपल सा जब इसको एक दो बार आप सुन लेंगे, नहीं तो फिर ये आप इसकी अगर वेयर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्बिट्रल अबॉर्ड की। जैसा कि हमने कहा कि पार्टीज जो है वो अपने किसी डिस्प्यूट को जब आर्बिट्रेशन ले जाती हैं तो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती हैं। अब यही आर्बिट्रेटर जो है वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल कहलाता है। और इसका जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन देने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को अच्छे से सुनेगा, उनके एविडेंस लेगा जो भी वो देना चाह रही हैं, और उन सबको लेने के बाद एनालाइज करेगा उसको और अपना डिसीजन दे देगा। तो इसका जो डिसीजन है यही कहलाता है आर्बिट्रल अबॉर्ड। एक चीज हो गई। अगर इसके टाइप्स की हम बात कर लें तो एक तो फाइनल हो सकता है,
एक इंटरिम हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। ये सब टाइप्स हैं आर्बिट्रल अवार्ड के। एडिशनल भी हो सकता है। फाइनल कब होगा? जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 डिस्प्यूट्स आए थे, ठीक है। पार्टीज के बीच में कई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं ना। तो स्टार्टिंग में हमने देखा ही था कि कुछ डिस्प्यूट्स या सभी डिस्प्यूट्स अगर वो सबमिट करता है तो सब अगर उन्होंने फाइनली डिसीजन दे दिया तो वो क्या हो गया? फाइनल हो गया। इंटरिम का मतलब होता है कि बीच में कोई दे दिया, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया। जैसे इसी में ले लो एक्स वाई जेड 3 थे, मान लो एक को उन्होंने दे दिया, एक्स वाई का अभी भी आना है, आर्बिट्रेशन तो एक ही है, तो इंटरिम हो गया। सेटलमेंट का मतलब तब होता है अगर कंप्रोमाइज कर लिया पार्टी ने ही, तो डिसीजन तो क्या देगा भाई, इसको जो होगा ये भी साइन कर देगा आर्बिट्रेटर। और एक एडिशनल होता है। एडिशनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया एक्स वाई जेड 3 डिस्प्यूट्स आए थे, इसने अपनी समझ से दे दिए सब, कह दिया कि अब आपका फाइनल डिसीजन हमने दे दिया। लेकिन बाद में पार्टीज अगर कहती है, उसका एक टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड के बीच में ही उनको ये वापस कहना पड़ेगा आर्बिट्रेटर से कि भाई आपने इस पॉइंट पे तो डिसीजन दिया ही नहीं है। तो अब फाइनल होने के बाद भी अगर कोई अलग से डिसीजन देना पड़ता है तो ये कहलाता है एडिशनल। तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बस ये है कि कभी कभी पूछ देते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड कितने तरीके के हो सकते हैं, तो इनके नाम आपको बस पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवार्ड की। रिक्वायरमेंट ऑफ अवार्ड या इसको वैलिड अवार्ड आप कर दीजिए। किसी भी अवार्ड को वैलिड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं? पहली चीज तो है बाय मेजॉरिटी। अब कोई भी जजमेंट आया है तो वो क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी से होना चाहिए, साइन होना चाहिए पार्टीज के द्वारा। अच्छा, अगर जितने ज्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो सबका जो है वो साइन करना जरूरी नहीं है। अगर मेजॉरिटी ने साइन कर दिया है तो वो वैलिड हो जाता है। इसके साथ साथ क्या है? इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड बाय द आर्बिट्रेटर होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए कि किस डेट को आया है, ये होगा। इसका रीजंस, आप ये रीजन बताइए वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन दिया है, ठीक है। रीजन, हाँ, यहां से टेक्निकल क्वेश्चन और कर सकते हैं कि 2 रीजंस होते हैं और वी कैन से देयर आर 2 सिचुएशन इन विच रीजंस आर नॉट नेसेसरी इन अ आर्बिट्रल अवार्ड। किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड में रीजन नहीं दिए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 2 कंडीशंस में। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज में ही ऐसा लिखा हो, इफ देयर इज एनीथिंग इज रिटन in an arbitration clause that there is no need for reasons। अब आदमी तो नहीं होना, ठीक है भाई तुम अपना हमें डिसीजन दो, इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा डिसीजन लिखो बैठ के, हमको बता दो करना क्या है अपना, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज के केस में पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज ही कर लिया है तो फिर रीजन का तुम्हारे क्या करेंगे वो, यहां पे भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है, किसी तरीके की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, वेज नहीं होना चाहिए, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पार्टी को समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, ऐसा दीजिए जो परफॉर्म किया जा सकता हो, ऐसा ना हो कि उसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ आपने अवार्ड दे दिया है। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। Should not be against
पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। प्लेस जो है वो भी डाल देना चाहिए कि किस प्लेस पे आप ये आर्बिट्रेशन हुआ है। अब हम देखेंगे चैलेंज ऑन अबॉर्ड। अब मान लीजिए अबॉर्ड आ गया है, इस पे चैलेंज भी किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स पे। एक तो सेक्शन 13 में किया जा सकता है, कोई अवार्ड अगर आ गया है उसको चैलेंज करना है, सेक्शन 13 में भी किया जा सकता है। अगर ये प्रूव हो जाए कि ये आर्बिट्रेटर जो है ये बायस्ड है। सेक्शन 16 में हो सकता है अगर बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन काम किया हो ट्रिब्यूनल ने। मेनली जो हमें देखना होता है वो देखना होता है सेक्शन 34। बायस्ड जो है ये सब जुरिस्डिक्शन हमने पहले भी देख लिया है। सेक्शन 34 की हम बात करते हैं। सेक्शन जो 34 है ये टोटल 7 कंडीशंस देता है जिसमें एक अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कहता है अगर पार्टी ही इनकेपेबल हो गई हो, पार्टी अगर किसी वजह से इनकैपेबल है तो अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। एग्रीमेंट ही मान लीजिए इनवैलिड हो, अगर एग्रीमेंट इनवैलिड है इस कंडीशन में भी सेट असाइड किया जा सकता है, क्योंकि जब एग्रीमेंट इनवैलिड है तो उससे एग्रीमेंट से बना हुआ ट्रिब्यूनल जो है वो कैसे वैलिड हो सकता है। अब जो ट्रिब्यूनल वैलिड नहीं है तो उसका अवार्ड कैसे वैलिड हो सकता है। या नो नोटिस टू अनदर पार्टी बाय द वन पार्टी। मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए ने नोटिस ही नहीं दिया बी को कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया है, ठीक है ना, उसको नोटिस दिया कि आ जाओ हियरिंग करनी है, कुछ नहीं, अकेले बैठ के सब अपना कर लिया, बाद में कह दिया लो ये अवार्ड आ गया। भाई नोटिस आपने नहीं दिया तो अवार्ड क्या हो जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा। डिस्प्यूट नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेटर। अब मान लीजिए हम डिस्प्यूट्स लेके आए थे आर्बिट्रेटर के पास एक्स वाई और जेड, तीन हम ये डिस्प्यूट लेके आए भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम हमारी और भी है, जरूरी थोड़ी ना है कि प्रॉब्लम आदमी के पास केवल यही हो कि प्रॉब्लम हमारे पास थी, मान लीजिए ए बी सी एक्स वाई और जेड, छह हमारे पास प्रॉब्लम थी। आर्बिट्रेशन में हम गए एक्स वाई जेड को लेके लिए, ये डिसीजन अपना दे रहे हैं ए बी सी पे, जबकि ए बी सी जो है ये तो डिस्प्यूट हमने आपके पास लेके ही नहीं आए हैं, तो उस पर आपको अपनी जो है वो दिमाग ज्यादा दिखा रहे होंगे, उस पर राय चंद ना बनो, हमें चाहिए नहीं आपकी राय। तो इस कंडीशन में भी सेट असाइड किया जा सकता है। फिफ्थ देखिए, प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं किया है, प्रोसीजर होता है तो उस प्रोसीजर को, जो लीगल प्रोसीजर है एक्ट में दिया हुआ है, अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो फिर आर्बिट्रल अवार्ड अपने आप क्या हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा। तो इन 5 ग्राउंड्स पे तो पार्टीज कोर्ट पे जा सकते हैं, इसलिए भाई हमारा आप जो है ये सेट असाइड कर दो अवार्ड, ठीक है। 2 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसमें कोर्ट खुद भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर आर्बिट्रेरीनेस हो कोई या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो।
अब अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी क्या है, इसके लिए आप देखिए जाके सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें दिया गया है व्हाट इज लॉफुल व्हाट इज अनलॉफुल। वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी मिल जाएगा आपको। अब जो सेट असाइड या कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो इस कोर्ट में चैलेंज करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये जो 7 ग्राउंड दिए हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सेट असाइड कर दे, पहली चीज तो यही कर सकते हैं कोर्ट। दूसरा ये भी कर सकती है कि उसको कंफर्म कर देगा, नहीं आप जो भी ये कह रहे हो ये सब गलत है, ये कोई बात नहीं है, सही है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर सकता है कि भाई ऐसा करो, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के बाद अब ये सही है। ये भी हो सकता है उसको बैक कर दे आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को, भाई इसको देखो ये कमियां हैं, इसको सही करो। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस सबके साथ हमारी तरफ से ये आपका कंप्लीट हो गई है सब चीजें। कुछ सेक्शंस हैं जो आप अलग से देख सकते हैं, एक सेक्शन 5 और एक सेक्शन 8। सेक्शन 5 क्या करता है, वो इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर करता है। मतलब सेक्शन 5 में कहा गया है कि कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट को खुद इस एक्ट ने ना पावर दी हो इंटरफेयर करने की। क्योंकि देखिए अगर कोर्ट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी, ये सब चीजें आई क्यों आई, इसलिए क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन में आए क्यों है, क्योंकि हम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे। अब पूरा सुपरविजन अगर कोर्ट ही करेगा सब चीजों का, तो फिर आर्बिट्रेशन में ना जाए, सीधे कोर्ट चले जाए। एक तो सेक्शन 5 आप देख लीजिए। सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन चल रहा है, ट्रिब्यूनल बन गया या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपने कर लिया, और उसके बाद कोई एक पार्टी ए है वो कोर्ट अगर चला गया, ठीक है। अब कोर्ट जाने के बाद जो बी है, इसके पास ये ऑप्शन होगा कि जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपना देता है, उससे पहले ये कोर्ट को बता दे कि भाई हमने तो एक एग्रीमेंट कर रखा है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो कोर्ट उनको प्रेफर करेगा कि जाओ, डायरेक्ट करेगा कि आप आर्बिट्रेशन में ही जाओ। हाँ, म्यूचुअली अगर दोनों एग्री कर जाते हैं कोर्ट के लिए, तब केवल ये कोर्ट उसको सुन सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, उसके फर्स्ट पार्ट का। मेरी समझ से ये मोर देन सफिशिएंट है। इतना अगर आप कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका वाइवा में या रिटन में छूटेगा। इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे इसका जो कन्वेंशंस है, न्यूयॉर्क और जेनेवा या फॉरेन अवार्ड करके जो कॉन्सेप्ट है, फिर कंसिलिएशन, उसका देखेंगे बाद के जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए इसको आपको 1-2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया, इसको लिखिए। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप अगर स्क्रीनशॉट ले भी ले तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो हमने एक्सप्लेन किया है उसको समझ के आप अपना नोट्स 2-4-6 पेज में बनेगा, वो आप बना लीजिए। बाकी घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट।